वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 20 पजल के अंदर। ठीक है, देखो रीजनिंग का जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन होता है और उसके सब टाइप में 3 क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ वो पता होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक के प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं पजल के, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें समझने का। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता जाता है हमको उस तरीके से कंडीशन बनानी होती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अप्रोच। अप्रोच है क्वेश्चन की सॉल्व करने की। ठीक है, और थिंकिंग प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन, उन चीज़ों को मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान से समझने का। पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं। 7 books PQRSTUNV are placed side by side। 7 books हैं PQRSTUNV। ठीक है, ये 7 books हैं। RQT हैव ब्लू कलर्स। R का ब्लू कलर है, Q का ब्लू कलर है और T का ब्लू कलर है। क्या कह रहा है, एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर्स। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए ना, अगर वो चीज़ डायरेक्टली बन रही है तो उसको बनाते जाओ। ठीक है सर, ठीक है, ब्लू और रेड समझ में आ गया। ठीक है, ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स एंड रेस्ट आर ओल्ड। एस न्यू है और यू जो है वो न्यू है, बाकी सब क्या है, ओल्ड है, ओल्ड है, ओल्ड है और ओल्ड है। ठीक है, पी आर एंड एस आर लॉ रिपोर्ट्स। पी लॉ रिपोर्ट, ओके, ये भी ओल्ड, और ये लॉ रिपोर्ट पी आर और एस, लॉ रिपोर्ट। ठीक है, पी आर और एस ध्यान से करना है, गलत में नहीं लगाना। रेस्ट आर गजटर्स, तो जी, ये भी जी, ये भी जी और ये भी जी, बन गया। अब क्या कह रहा है, बुक्स ऑफ ओल्ड गजटर्स विथ ब्लू कलर्स, यानी पहली बात तो कलर कौन सा चाहिए, ब्लू, सॉरी, ओल्ड बुक चाहिए और गजेटर चाहिए, यानी कि बी ओ जी कहाँ दिख रहा है आपको, देखो बी ओ जी, क्यू में आ गया बी ओ जी, बी ओ जी, बी ओ जी, ये टी के अंदर बी ओ जी है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो क्यू और टी इसका आंसर हो गया, दैट्स इट। सिंपल सा मतलब क्या है, अगर आपने ये कंडीशन सही बना ली तो बस फिर क्वेश्चन हो गया। जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता जाए उसको अप्लाई करते जाना है विथ 100% ऑफ फोकस। ठीक है, हाँ, और एक आप बात बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि जैसे ये पजल वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर जो डेटा अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन बड़ा होता है, उसके सब पार्ट में 2-3 क्वेश्चन होते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखो, आप ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन करने के बाद एंड में करो, मतलब जब आप रेगुलर क्वेश्चन करते आ रहे हो तो उस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आपका ये दिमाग को थका देते हैं। लेकिन जब इसके अंदर से सिंगल क्वेश्चन होता है ना, तो जनरली इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्वेश्चन। देखो, इसमें कोई ऐसी खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, बस जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए। तो इसको आप रेगुलर प्रोसेस में कर सकते हो, लेकिन जैसे आपको दिख जाए इस क्वेश्चन के 3 सब पार्ट हैं, तो वो यूपीएससी का लालच होता है। क्या लगता है कि यार इस पे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, मेरे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे एक बार में। जबकि होता क्या है, वो एक ट्रैप होता है आपको फंसाने के लिए। वो क्वेश्चन एक्चुअली में इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप उसको बनाने में ही फंस जाते हो, और फिर आपका क्या हो जाता है, दिमाग थक जाता है और आगे वाले क्वेश्चन आप कर नहीं पाते। और अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना, अगर, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है ड्यूरिंग द एग्जाम की, मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गए, मेरे 7 मिनट वेस्ट हो गए और आंसर भी नहीं आया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो आप चूज कर सकते हैं। बाकी मैं तो इस तरीके से करता हूँ इस चीज़ को कि इन क्वेश्चंस को मैं जनरली, जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, जो दिखने में पता पड़ जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स होंगे, उनको मैं लास्ट में करता हूँ। ठीक है, चलते हैं इसके बाद। देखो क्या कह रहा है, 6 स्टूडेंट्स ABCDEF appeared in several tests, either C और F scored the highest। ठीक है, पहली कंडीशन क्या दी है सर ने, कि या तो C है हाईएस्ट या तो F है हाईएस्ट। ठीक है सर, whenever C score highest then E scores the least। जब भी C हाईएस्ट होगा ना, तो E जो है वो लोएस्ट स्कोर करेगा। ठीक है सर, और जब F हाईएस्ट स्कोर करेगा तो लोएस्ट कौन करेगा, B। यानी कि जब F हाईएस्ट है तो लोएस्ट है हमारे B। इन ऑल द टेस्ट
दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, डी स्कोर्स हायर देन ए बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स। इसके बाद क्या बोला, डी स्कोर हायर देन ए, लेकिन समझने वाली बात है ये लाइन, बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब क्या है, क्लोज कॉम्पिटिटर्स का मतलब है कि इन दोनों के बीच में और कोई नहीं आएगा। देखो जनरली जैसे इसने आगे लाइन में बोला कि ए स्कोर्स हायर देन बी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी के बीच में कोई और नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि सी डी इनके बीच में हो, ठीक है। लेकिन जब इसने बोल दिया दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स, इसका मतलब है कि डी और ए के बीच में कोई नहीं आएगा, डी इज जस्ट ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। ए स्कोर्स हायर देन बी, ठीक है, ए स्कोर्स हायर देन बी एंड सी स्कोर्स हायर देन ए, सी स्कोर्स हायर देन ए। चलो इतना हो गया, इतनी कंडीशन उसने दे दी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है इफ एफ स्टैंड्स सेकंड इन द रैंकिंग देन द पोजीशन ऑफ बी इज। रैंकिंग में सेकंड एफ है, मुझे एक बात बताओ, अगर सेकंड एफ है और इसने क्या बोला था कि हाईएस्ट, या तो सी होगा या एफ होगा, जब एफ सेकंड रैंकिंग पे आ गया तो उसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट सी है। और अगर सी हाईएस्ट है तो लोएस्ट कौन होगा, लोएस्ट हमारे ई भाई साहब होंगे, 1 2 3 4 5, और ये ई भाई साहब, और बीच में 3 स्पेस खाली। अब इसके बाद मेरे पास ये कंडीशंस हैं, डी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब सिंपल सी बात क्या है, डी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये, ठीक है। और इसमें वो वाला भी कोई चक्कर आएगा नहीं कि और कोई कंडीशन बन सकती है या नहीं बन सकती, क्योंकि डी और ए जो है इनके बीच में कोई आ नहीं सकता। अगर मान लो इनके बीच में कोई आ सकता होता ना, तब भी ये अभी कंडीशन और नहीं बनती, क्योंकि अगर मैं इसको लिखता ऐसे तो ये करेक्ट नहीं होता, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन बन गई एट लास्ट। अब इसमें पूछा है इसने पोजीशन बी की, तो बी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ नंबर बी की पोजीशन हो गई। समझ में आ गया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं था, जैसे कंडीशन थी उसके हिसाब से मैंने फुलफिल कर दी। चलो अगले पे चलते हैं। इफ बी स्कोर्स लीस्ट रैंक ऑफ सी विल बी। अब ये कह रहा है कि बी जो है वो लीस्ट यानी मिनिमम स्कोर करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब बी हमारे मिनिमम स्कोर करते हैं तो हाईएस्ट कौन करता है, हाईएस्ट करते हैं एफ भाई साहब। अब इसके बाद ऐसा करेगा, तो इसने आपसे पूछा है कि इफ बी स्कोर्स लीस्ट रैंक ऑफ सी, सी की रैंकिंग क्या हो सकती है। अब इसके बाद मेरे पास ये कंडीशंस है, डी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए। अब ये तो आपको पता है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, डी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन बी। अब ई भाई साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं आई हमारे पास, ठीक है ना। और अभी भाई ये है मेरे पास सी इज ग्रेटर देन ए। अब मुझे एक बात बताओ, पहले ई भाई साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको एक बार साइड में रखते हैं कि ये जो चारों हैं इनको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। एक तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सही है कि नहीं, ठीक है। और एक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, हम्म, सही है। तो अभी इसमें दो कंडीशन क्या बन जाएंगी कि सॉरी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि डी जो है वो क्लोज कंपोनेंट है, डी और ए के बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ, ये डी ए बी तो ऐसे ही रहेगा, ये डी ए बी तो ऐसे ही रहेगा। सी की जो पोजीशन है ना, सी और ई की को क्लियर नहीं है, तो एक बार तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है। और एक बार अपन ये मान सकते हैं कि सी जो है वो ई से ग्रेटर देना है। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि देखो डी और ए क्लोज कॉम्पिटिटर है, तो इनके बीच में कोई नहीं आ सकता, है ना। तो डी और ए ऐसे ही रहेंगे, और ए इज ग्रेटर देन बी है और बी लीस्ट है, तो ये तीनों तो लास्ट के तीन होंगे ही होंगे। ये मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, बचे ये दोनों। तो एक बार ऐसा हो सकता है कि ई इज ग्रेटर देन सी, और एक बार ऐसा हो सकता है सी इज ग्रेटर देन ई, क्योंकि सी और ई में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। तो ये दो कंडीशन बनती है। तो इन दो कंडीशन में देखो सी की पोजीशन या तो सेकंड हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, थर्ड हो सकती है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ, देखो ऑप्शन में भी लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर अगर मान लो इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दोगे, तो मान लो अगर आपने ये कंडीशन बना ली तो आप ए को लगा दोगे, और अगर आपने ये बना ली तो आप ये लगा दोगे, तो अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन बना पाए आप तो, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है हमेशा कि जब उसने क्वेश्चन में दिया है ना कि दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं यूज भी होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं जहीं पर देखो तीन क्वेश्चन आ गए इस पजल वाले में, तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है।
मान लो अब आपको ई का मिल ही नहीं रहा, अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि मैं दो कंडीशन बना सकता हूँ, पर आपको ई और सी में रिलेशन ही नहीं मिल रहा। आप बहुत बार क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, 2 बार 3 बार, पर आपके दिमाग में ही नहीं आ रहा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड थोड़ा थक जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चन को एंड में करने में भलाई होती है। ठीक है ना। अब थर्ड देखो, इफ ई इज रैंक्ड थर्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मुझे बात बताओ, ई इज रैंक थर्ड मतलब क्या है, ई लोएस्ट नहीं है। ई लोएस्ट नहीं तो मतलब क्या है, सी हाईएस्ट नहीं है। मतलब जो मैंने अभी कंडीशन बनाई, इन दोनों कंडीशन पे से कंडीशन बनेगी, है कि नहीं। तो इसमें एक बात बताओ, ई थर्ड रैंक पे, इसमें ई सेकंड रैंक पे है, इसमें ई थर्ड रैंक पे है, मतलब वो ये वाली कंडीशन पूछ रहा है। मैंने बना रखी है ऑलरेडी, तो वापस क्यों बनाऊं। पहला स्टेटमेंट है ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी। ए को मोर मार्क्स मिल रहे हैं क्या, जी नहीं। सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, हाँ ये सही है। ए इज रैंक्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, फोर्थ रैंक पे तो डी है। डी इज रैंक फिफ्थ नहीं, डी तो फोर्थ रैंक पे, यानी बी आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें क्वेश्चन में जानती इसी में 77 में, लेकिन 76 में भी कोई खास बात नहीं थी, है ना। मेन था ये दो कंडीशन बनाना, है ना। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को फॉलो करने का ट्राई करो। आई होप अपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। देखो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी हर ब्रदर, लक्ष्मी है उसका भाई है, हर डॉटर उसकी बेटी है, एंड हर सन, 4 जने हैं, आर बैडमिंटन प्लेयर्स। ये 4 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं मेरे पास। एक तो लक्ष्मी है, एक उसका ब्रो है, एक उसकी डॉटर है, और एक उसका सन है। ठीक है। एक गेम ऑफ डबल्स इज टू अबाउट बिगिन। अब मुझे बताओ, बैडमिंटन में गेम्स ऑफ डबल मतलब क्या होता है। जैसे ये कोर्ट है, तो एक प्लेयर यहाँ, एक प्लेयर यहाँ होगा, एक प्लेयर यहाँ होगा, एक प्लेयर नहीं, दो दो प्लेयर की टीम होगी। ठीक है। लक्ष्मी's ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। क्या कह रहा है, लक्ष्मी का जो ब्रो है वो उसकी डॉटर के डायरेक्टली अक्रॉस है। ये हमने मान लिया, ये हम नीचे भी मान सकते थे, पर एक बार के लिए हमने ऊपर मान लिया। ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, हर सन is diagonally across the net from the worst player's sibling। worst player का sibling के diagonally across है उसका बेटा। सबसे पहली बात, sibling कौन कौन है यहाँ पर। sibling देखो, एक तो लक्ष्मी है खुद, और उसका ब्रो है। ठीक है। और उसके सन और डॉटर भी तो आपस में क्या है, सिबलिंग है। अब ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि उसका जो सन है ना वो डायगोनली अक्रॉस है। डायगोनली मतलब ऐसे। ठीक है। डायगोनली ये होता है, डायगोनली अक्रॉस है वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के, फर्स्ट प्लेयर के नहीं, वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के। मतलब कि उसके सामने जो होगा ना, उसके सामने जो डायगोनली होगा उसका सिबलिंग वर्स्ट प्लेयर है। समझ में आ गई ये बात, नहीं आ रही। तो दो चीज हो सकती है देखो, या तो उसका सन यहाँ बैठेगा, ठीक है ना, या उसका सन यहाँ बैठेगा। ठीक है। तो दोनों कंडीशन मान लेता हूँ मैं, ये मेरा ब्रो डी, और ये ऐसे। इसके बाद थर्ड कह रहा है, द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट। ये भी है कि जो बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर है ये सेट नेट के सेम साइड होंगे। चलो हम देखते हैं। अगर मैं मानता हूँ, चलो यहाँ पर है इसके सन भाई साहब, और अब इसके डायगोनली अपोजिट कौन आ रहा है, इसके डायगोनली अपोजिट इसकी डॉटर आ रही है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉटर का सिबलिंग है ना वो वर्स्ट प्लेयर है। समझ में आया नहीं आया भैया। इसके डायगोनली अपोजिट जो है ना वो वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है। तो इसके डायगोनली अपोजिट है डी, यानी उसकी डॉटर। अब डॉटर का सिबलिंग कौन है, उसका सनी तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद ही वर्स्ट प्लेयर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वर्स्ट प्लेयर है और वर्स्ट प्लेयर और बेस्ट प्लेयर जो है वो एक साइड ही है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ट प्लेयर कौन है, उसका भाई है। सही बात है। चलो ठीक है, इस कंडीशन से ये आ रहा है। सेकंड कंडीशन लेते हैं। चलो मैंने मान लिया कि यहाँ पर है इसका सन, अगर इसका सन यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके डायगोनल अपोजिट कौन है, लक्ष्मी का भाई। तो लक्ष्मी का जो भाई है ना वो वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है, वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है। लक्ष्मी यहाँ आएगी इसका मतलब। ठीक है। लक्ष्मी का भाई वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है, मतलब भाई, इस लक्ष्मी के भाई की सिबलिंग कौन है, लक्ष्मी खुद है। तो मतलब क्या हुआ कि लक्ष्मी आपकी वर्स्ट प्लेयर है। अब अगर लक्ष्मी वर्स्ट प्लेयर है तो जिस साइड वर्स्ट प्लेयर होगा उस साइड ही क्या होगा, बेस्ट प्लेयर भी होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, बेस्ट प्लेयर कौन आ रहा है, हमारे लक्ष्मी के भैया ही आ रहे हैं दोनों कंडीशन के अंदर। तो मतलब क्या हुआ, तो उसके बेस्ट प्लेयर कौन है, लक्ष्मी के भैया। ठीक है। समझ में आया, ये कितना नया टाइप का क्वेश्चन था।
ठीक है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा किसी में भी, तो यूपीएससी ने ढूंढा है। बाकी इतना कुछ अलग है नहीं इसमें, अगर आप शांत दिमाग से बैठ के सोचेंगे तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। पर जैसे ही इसने बोला प्लेयर्स सिबलिंग डायगोनल अपोजिट, तो उसको दिमाग में फटाफट से सोच पाना एग्जाम कंडीशन में वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो है ना, ये मान लो कि ये आपका जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पजल का, वो ये वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी जो चीज़ें समझ में आएंगी कि अप्रोच कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को, है ना। देखो, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटी, यानी कि एक तो लेक्चरर्स दिए हैं और डिफरेंट सिटीज़ दी हैं, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, हु पार्टिसिपेटेड इन अ कॉन्फ्रेंस, ईच वन ऑफ देम स्पेशलाइज्ड इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट, और इसमें से सब एक एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है। तो वो जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, जिसमें आपको लोग भी हों, सिटी भी हों और उनके कुछ सब्जेक्ट भी है, मतलब 3 या 4 कंडीशन है, तो सिंपल से क्या करो, एक टेबल बना लो। क्या बना लो? एक टेबल बना लो। यहाँ तो लिख दो पीपल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब लेक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज है, तो यहाँ कर दो सिटी। ठीक है, सिटी के बाद क्या है, इनका सब्जेक्ट है, तो ये कर दो सब्जेक्ट। लोग कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ठीक है, ये पता है। अब इनकी सिटी और सब्जेक्ट मुझे सेट करने होंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस में सेट करूंगा। ठीक है ना, अब देखते हैं एक एक करके। लेक्चर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। ठीक है, जब तक डायरेक्टली इसमें कुछ लिंक नहीं मिले तब तक इस चीज को साइड में लिखते जाओ। ठीक है, क्या है कि कानपुर और ज्योग्राफी का जोड़ा है सर। जैसे ही मुझे कानपुर मिल जाएगा तो मैं ज्योग्राफी लिख दूंगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा तो मैं कानपुर लिख दूंगा। ये बात मैंने दिमाग में साइड में लिख ली या फिर कॉपी में साइड में लिख ली। लेक्चर डी, लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग, मुझे पर्टिकुलर मिल गया डी शिलोंग से, तो ये शिलोंग कर दिया मैंने। ठीक है, लेक्चर सी दिल्ली से है और स्पेशलाइज्ड है सोशियोलॉजी में। ठीक है, सी का मुझे मिल गया क्लियर कि ये दिल्ली से है और सोशियो सब्जेक्ट है इनका। ठीक है, लेक्चर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। देखो, जहां पर नहीं वाला बोले वो भी हम कर देंगे साथ के साथ ही। क्या कह रहा है बी, भैया हिस्ट्री और मैथ्स में स्पेशलाइज्ड नहीं है, मतलब जो बी है ये हिस्ट्री में नहीं होगा, इसके आगे हिस्ट्री नहीं होगा और इसके आगे मैथ नहीं होगा। ये मैंने साइड में लिख लिया। ठीक है, डायरेक्टली लिंक नहीं है तो मैंने साइड में लिख लिया। लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डजंट बिलोंग टू हैदराबाद। पहले ये दिया हुआ है लेक्चरर ए जो है वो इकोनॉमिक्स वाला है, ए का सब्जेक्ट कौन सा है, इको है, लेकिन इसमें ये दे दिया कि ये हैदराबाद से नहीं है। ठीक है सर, तो ए भाई साहब के आगे हैदराबाद नहीं आएगा। क्लियर, जैसे ही जो चीज़ लिंक नहीं है साइड में लिखते हो। ठीक है, लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग टू श्रीनगर। एफ भाई साहब का सब्जेक्ट कौन सा है, कॉमर्स, और है कहाँ से, ये श्रीनगर से है। ठीक है, श्रीनगर से हो गए। जी जो है वो स्टैटिक्स के हैं, चेन्नई से है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, स्टैटिस्टिक्स और चेन्नई। अब ये देखो कि जो मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई थी उससे कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मेरे को ये पता है कि बी के पास हिस्ट्री और मैथ नहीं है। ठीक है, बी के पास हिस्ट्री और मैथ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 3 लोगों के सब्जेक्ट खाली पड़े हैं, हिस्ट्री और मैथ बी के पास नहीं, तो यहाँ पर हिस्ट्री और मैथ नहीं आ सकता। ये जो सब्जेक्ट होगा ये भी नहीं आ सकते, यानी बचा क्या, देखो सब्जेक्ट देखो, इकोनॉमिक्स आ गया, जी हाँ, कॉमर्स आ गया, जी हाँ, हिस्ट्री आएगा नहीं, सोशियो आ गया, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में कोई बात नहीं हुई, मैथमेटिक्स होगा नहीं, स्टैटिक्स की बात हो गई, यानी बी का कौन सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी। और अब ज्योग्राफी लिखते ही फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोली थी, ज्योग्राफी के मिलते ही मैं कानपुर कर दूंगा सर। तो ये लो सर, ये हो गई आपकी कानपुर। अब कानपुर होने के बाद सिटी मेरे पास 2 खाली बची हुई हैं और मुझे ये पता है कि ए में हैदराबाद नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, हैदराबाद ई वाले में आएगा। और अगर ई में हैदराबाद आ गया तो ए के लिए सिटी कौन सी बची सर, हैदराबाद हो गई, दिल्ली हो गई, शिलोंग हो गई, कानपुर हो गई, चेन्नई हो गई, मुंबई वाला कोई नहीं मिला मुझे अभी तक, तो मतलब क्या है, ये मुंबई है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास 2 सब्जेक्ट बच गए। सब्जेक्ट के लिए कोई कंडीशन फिलहाल मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं लिख देता हूँ या तो हिस्ट्री है या मैथ है,
और यहाँ पर भी या तो हिस्ट्री हो सकती है या मैथ में, दोनों में से कोई एक होगी। ठीक है, तो ये मेरी टेबल लगभग पूरी हो गई। मैं क्वेश्चंस देखता हूँ कि जो एक ये चीज़ मुझे नहीं मिली, क्या ये पूछी है नहीं पूछी, क्या क्या है। हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वाला कौन था सर, बी। खत्म, आगे बढ़ो। टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग, इकोनॉमिक्स वाले भैया ये रे सिटी कौन सी है इनकी, मुंबई। मुंबई। अब तक हो रहा है सवाल, बस 2 ही क्वेश्चन थे इसके बेस पर, बात खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना। और देखो जो आपने दिमाग से निकाले, क्वेश्चन हमेशा वही वाले पूछेगा, पजल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपने खुद से दिमाग से निकाले हैं। ठीक है, तो इस ये जो तरीका है ना, देखो ये है स्टैंडर्ड तरीका पजल वाला करने का। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन यही होता है पजल का कि आपको 3 चीजें दे देगा, उनको आपस में कंडीशन बनाएगा, फिर आपको दिमाग लगा के निकालनी होगी कंडीशन। ठीक है, तो ये अप्रोच है क्वेश्चन करने की। शुरू में ये हार्ड लग सकती है, पर 5-6 क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना इस तरीके के, तो आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा दिमाग लगाने, पजल में क्या है, अब इस तरीके के मैं आपको 5 क्वेश्चन यहाँ क्लास में कराऊँ तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, जब तक आप खुद हाथ से नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और फिर बाकी क्वेश्चन आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, यूपीएससी के PYQs। ठीक है, और बाकी कुछ टेस्ट सीरीज के आपको करेंगे तो पजल वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। देर आर 5 persons in a group P, Q, R, S and T. 5 लोग हैं। द ग्रुप हैज 1 डॉक्टर, 1 लॉयर, 1 आर्टिस्ट। ठीक है सर, 5 लोग हैं, P, Q, R, S और T। अब क्या बोल रहा है, एक डॉक्टर है, इसमें से एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है। ठीक है, P और S अनमैरिड स्टूडेंट है। ठीक है सर, P आपका अनमैरिड है और स्टूडेंट है, एस भी आपका अनमैरिड है और स्टूडेंट है। टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। टी मैन है, देखो मैन को हम प्लस से दर्शाते हैं, जब मैं ब्लड रिलेशन कराऊंगा तो बताऊंगा आपको ये। तो सिंपल है, देख लो, हमेशा मेल को मैं प्लस से और फीमेल को माइनस से करूंगा। टी प्लस है और इसने किसी से शादी कर रखी है। हमेशा क्या करना है, जब भी इक्वल रिलेशन हो तो ऐसे बनाकर और जो रिलेशन है वो लिख देना है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा ये ब्लड रिलेशन में ना, वैसे ब्लड रिलेशन से लिंक होता हुआ कुछ टॉपिक है ये। टी पॉजिटिव है, मेल है और इसकी शादी हुई है किसी से। ठीक है, देखते हैं किससे हुई है। क्यू, अब मुझे बताओ शादी किससे हो सकती है टी की, या तो क्यू से होगी या आर से होगी, क्योंकि पी और एस तो अनमेरिड है ना। ठीक है, तो क्यू या आर में से ढूंढना है मुझे। क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। क्यू ब्रदर है, ब्रदर मतलब ये क्या हो गया, मेल, इक्वल रिलेशन है, ब्रदर ऑफ पी। अभी इक्वल रिलेशन का मतलब क्या है, आपको ब्लड ब्लड रिलेशन का टॉपिक समझ में आएगा, ब्रदर है सर, ब्रदर। ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि Q जो है वो मेल है। मुझे एक बात बताओ, अगर Q मेल है तो T की शादी, अभी इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा नहीं है ना, तो T की शादी Q से तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो T की शादी किससे होगी, R से ही होगी, R से होगी और R आपकी फीमेल होगी। ठीक है ना, ओके सर। Q इज द ब्रदर ऑफ P, इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। मतलब क्या है, Q जो है ये डॉक्टर भी नहीं है, आर्टिस्ट भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं इसको अलग से। क्यों डॉक्टर नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों स्टूडेंट हैं, ठीक है, बाकी बचे 3 लोग और 3 प्रोफेशन, जब ये डॉक्टर भी नहीं है आर्टिस्ट भी नहीं है तो क्या होगी, सिंपल सी बात है कि क्यों क्या होगी, क्यों आपकी लॉयर होगी। समझ में आई बात, क्यों आपकी लॉयर होगी। ठीक है, आर इज नॉट डॉक्टर। अब 2 प्रोफेशन बचे थे, 2 लोग बचे थे, आर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं तो क्या है, आर्टिस्ट है। और अगर ये आर्टिस्ट है तो उसका मतलब क्या है, टी क्या है, टी हमारे डॉक्टर साहब है जिन्होंने शादी करी है किससे, क्यू से, सॉरी है क्यू से नहीं आर से, है ना। पता पड़ गया ना कैसे करा। डॉक्टर कौन है सर, टी भाई साहब। आर्टिस्ट कौन है सर, आर भाई साहब। आर का स्पाउस, आर का स्पाउस, आर का स्पाउस ये रहा, आर का स्पाउस कौन है, टी। ठीक है ना, समझ में आ गया। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ होता है ना, तो टी हो गया, खत्म। समझ में आ गया है ना। तो इस तरीके से पजल के क्वेश्चन हो जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको आप मेल कर सकते हैं मुझे, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।